हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पुनः चाणक्य कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। आशा कर रहे हूँ कि आप लोगों का वीडियो बहुत बखूबी पसंद आ रहा होगा। और साथ ही साथ आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है अपवर्तनांक। लेकिन आप लोग से एक आशा करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको दबा दिया करें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए। तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा सब्सक्राइब का स्थिति बढ़ाएं कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास वीडियो बनाकर शेयर करता रहूँ। इसके लिए आप लोगों के लिए मैं आभारी रहूँगा। आते हैं हम इस टॉपिक पर, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक डिपेंड करता है प्रकाश की वेलोसिटी, कि जो भी प्रकाश जो है चलती है निर्वात में, उसमें उसका वेलोसिटी कितना है, और वही जब चली जाती है दूसरे माध्यम में तो उसका वेलोसिटी कितना होता है। दोनों माध्यम के अनुपातिक जो रेशियो प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, अर्थात इसको कह सकते हैं अपवर्तनांक में क्या, अपवर्तनांक कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का जो रेशियो प्राप्त होता है। माने हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश का वेलोसिटी है, प्रकाश का वेलोसिटी कहाँ पर, वैक्यूम में। वैक्यूम माने कुछ नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं हो, निर्वात हो, तो वहाँ प्रकाश की चाल तो होता है, जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, पता है ना, इतना होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है। और किसी माध्यम में, आपको जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना, उस माध्यम में को उसके अपेक्षा इसमें कितना होगा, कितना गुना है, कितना नहीं है। तो हम जाहिर सी बात जानते हैं कि जब जिस डेंसिटी में प्रकाश प्रवेश करती है उसका डेंसिटी बढ़ने के कारण उसका वेग घट जाता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, घट जाता है। तो उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि उसमें चाल होगा तो कितना गुना होगा। ठीक है, तो अर्थात सिंपल हम यही कहेंगे अपवर्तनांक में कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो भी है और किसी भी माध्यम प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। म्यू से, कहीं कहीं बुक में एन भी देखिएगा, कहीं कहीं देखिएगा आप लोग एन। ठीक है, तो म्यू से सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर हो जाता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। तब प्रकाश की चाल निर्वात में सी से डिनोट किया था। कहीं भी प्रकाश की चाल जब निर्वात में की बात होगा तो उसको सी से, सी इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना होता है। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर सी एम कह दें तो सी एम फोर क्या हो गया, फिर वेलोसिटी ऑफ मीडियम, कहाँ पर, तब कोई भी मीडियम में। ठीक है, अर्थात जो प्रकाश की चाल हो किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम में आप प्रकाश की चाल ज्ञात कर रहे हो, यहाँ पर हम म्यू एम बराबर लिख भी सकते हैं कितना, कि सी बटा सी एम, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, या म्यू बराबर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं म्यू बराबर सी बटा सी एम। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या, अपवर्तनांक। अर्थात कहने का मतलब जिस माध्यम में ज्ञात करना। मान लेते हैं यहाँ पर एक ले लेते हैं, यह कांच हो गया, गिलास।
ले लिए, ग्लास ले लिए। तो ये जो ग्लास मीडियम, यहाँ पर हम मान लेते हैं ग्लास का अपवर्तनांक को ज्ञात करना है, तो हम इसको हम म्यू जी से डिनोट कर देते हैं। म्यू जी फॉर क्या हो गया, ग्लास में, कांच में प्रकाश, कांच में अपवर्तनांक कितना होगा ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ प्रकाश गया, जाहिर सी बात है कि इसमें प्रकाश का वेग घट जाता है, तो हम क्या करेंगे, म्यू जी बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब बटा ग्लास में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कार्य नहीं, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसमें मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट, और यहाँ से आ कैंसिल आउट, तो बचेगा 3/2 1.5 हो जाएगा क्या जी, अपवर्तनांक। कहाँ में, ग्लास में इसका अपवर्तनांक आ गया। तो अब जिस मीडियम में आपको निकालना उस मीडियम में आप निकाल सकते हैं। ग्लास में प्रकाश का, ग्लास में अपवर्तनांक होता है 1.5। देखिए कैसे सिंपल, ऊपर प्रकाश में प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की चाल रख दिए और नीचे रख दिए क्या, तो किसी जिस माध्यम हमको निकालना है, तो जिस माध्यम में 2 × इतना हो जाएगा, तो जाहिर से अधिक इतने ना होता है प्रकाश की चाल, और कोई भी माध्यम में जाएगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगा, तो अनुपातिक वैल्यू तो वही करेगा, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पर प्रकाश की चाल की व्याख्या हो गया, तो यह हो गया अपवर्तनांक। एक होता है आपेक्षिक, अपेक्षिक अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स। आपेक्षिक कह रहा है, आपेक्षिक माने किसी के सापेक्ष, किसी से रिलेटेड। सिंपल, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, किसी से रिलेटेड। कैसे कह सकते हैं कि देखिए, मोहन जो है सोहन के अपेक्षा ज्यादा तेज है, चाहे मोहन जो है सोहन के सापेक्ष ज्यादा तेज है, कह सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर मोहन क्या है, सोहन के सापेक्ष ज्यादा तेज है, तो सोहन से भी कोई तेज होगा, लेकिन इस जो है ना इससे तेज थोड़ा है, इससे सापेक्ष, सोहन से, अर्थात उससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कि सोहन से थोड़ा क्या है, ज्यादा क्या है, तेज है। तो यही कहता है क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो यह अपेक्षिक अपवर्तनांक में निर्वात न होके दोनों के दोनों मीडियम ही होगा, दोनों के दोनों क्या होगा, मीडियम। एक मीडियम यहाँ पर एक होगा कुछ मीडियम और एक होगा कुछ मीडियम, अर्थात यहाँ पर दोनों मीडियम की बात होगा, ठीक है। तो अर्थात मान लेते हैं कि यह जो हो गया, यह मान लेते हैं ग्लास हो गया, ठीक है, और यह मान लेते हैं वाटर, ठीक है। यह ग्लास मीडियम ले लिए और इसको ले लिए हम वाटर मीडियम। अब यहां से हम मान लेते हैं प्रकाश जा रहा है, तो यह चारों तरफ कौन सा मीडियम है, वाटर मीडियम। पहले तो हम लिए थे एयर मीडियम, या वैक्यूम निर्वात लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर मीडियम हो गया और यह हो गया ग्लास मीडियम। तो वाटर में हम जानते हैं कि 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल, इतना होता है। और ग्लास में हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांजनी याद है ना, कांजनी, उसी से हम लोग निकाले कांच, जल, निर्वात, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें हम प्रकाश की चाल इतना जान रहे हैं, तो इसका अपवर्तनांक होगा तो कितना होगा, है ना। तो इसका अपवर्तनांक हम लोगों को निकालना है। तो देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि जो प्रकाश जा रही है तो कौन सा मीडियम से जा रही है, तो हम जान रहे हैं क्या, वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर जिस मीडियम से निकालिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लास का
क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लास का अपवर्तनांक है म्यू जी, ठीक है, किसमें, तो प्रकाश जा रहा किससे किसमें जा रहा है, तो जल से प्रकाश कांच में जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है। तो ग्लास का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वाटर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश गया है ग्लास में, तो यहाँ ग्लास वाला अपवर्तनांक म्यू जी ऊपर होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगा कि इसमें प्रकाश का कितना चाल हो गया, अर्थात यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा ग्लास का और यहाँ पर जो होगा वाटर का वेलोसिटी। या अपवर्तनांक से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थात कह सकते हैं क्या कि कोई जो प्रकाश चलती है, ठीक है, अगर हम इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, मान लेते हैं हम इस मीडियम से हम देख रहे हैं, अब प्रकाश इस मीडियम में जा रहा है, तब किसके, जल जो है ग्लास के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं। तो किसी माध्यम में हम कह सकते हैं, कोई भी माध्यम हो, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या कहता है, दो माध्यमों के किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अनुपात को ही, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत है, तो दो माध्यम, तो किसी भी दूसरा माध्यम को हम निकालना है पहला के सापेक्ष, दूसरा माध्यम को हमको निकालना है किसके सापेक्ष निकालना है, पहला के सापेक्ष का निकालना है। अर्थात क्या होगा, अपवर्तनांक जो होगा दूसरा में जा रहा है, जिसमें जा रहा है वह है, जिसमें जा रहा है उसमें, जिससे जा रहा है उसमें नहीं, जिसमें जा रहा है वह में, ठीक है, उसमें हमको निकालना। तो दूसरा माध्यम प्रकाश जा रहा है, पहला माध्यम से जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसका अपवर्तनांक क्या होगा कि यहाँ पर दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहला माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को ही क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको इतना उतार लीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? तो अब आते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, क्या आते हैं, पार्श्विक विस्थापन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्श्विक विस्थापन ना, लेटरल दिख नहीं रहा है ना, और नीचे लिख देते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको कहेंगे। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए एक हम स्लैब लेते हैं, स्लैब कांच का ले लेते हैं, कांच का एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, यह मान लेते हैं ग्लास मीडियम ले लिए। ठीक है, कांच का स्लैब हो गया और इससे मान लेते हैं कोई किरण जो है, इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण है, यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर जो आ रही आपतित किरण, ऐसे थोड़ा करते हैं, आपतित किरण यहाँ पर जो आ रही है तो यहाँ पर एक नॉर्मल डाला जाता है, यह नॉर्मल हो गया, नॉर्मल 1 ले लिए यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल हो गया। यह जो है बाहर का वातावरण जो है यहाँ पर एयर हो गया,
यहाँ पर क्या ले लिए, इंसिडेंट लाइट, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिए। आपतन बिंदु पर ये जो बाहर का मीडियम है एयर मीडियम, और यह जो है ग्लास का स्लैब हो गया। अब जो किरण आएगी इस बिंदु पर आके गिरेगी, ठीक है। अब जब इस बिंदु पर आके गिरेगी तो यहाँ पर एक मीडियम से लाइट दूसरा मीडियम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगा, अर्थात यहाँ पर किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसको जाना चाहिए था इस प्रकार, ऐसे ऐसे इसको ऐसे चला जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस मीडियम की उपस्थिति के कारण, सपोज दैट यह मीडियम न होता तो लाइट इसी प्रकार जाता है कि नहीं, लेकिन इस मीडियम की उपस्थिति के कारण यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया होती है, जिससे यह किरण जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऐसे अभिलंब की ओर क्या हो गया, ऐसे मान लेते हैं कि मुड़ गया, ठीक ना, और थोड़ा मोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनाया इसको आपतन कोण कहेंगे, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बना अपवर्तन कोण R1 मान लिया, आपतन कोण को I1, अपवर्तन कोण को क्या मान लिया, R1। तो यहाँ से जो किरण है यहाँ पर आया मुड़ करके, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस स्लैब के कारण मुड़ गया अभिलंब की ओर, ऐसे चला गया। अब यहाँ पर हम एक और अभिलंब डालेंगे, यह नॉर्मल 2 हो गया, नॉर्मल नंबर हो गया, मान लेते हैं 2, ये नॉर्मल 2 दे दिए। अब किरण क्या हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं क्या, कि जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में जाता अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन वही जब उस माध्यम से उसी मीडियम में बाहर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। हम जैसे बात करें यह एयर मीडियम है और यह क्या है, ग्लास मीडियम, तो यह तो एक प्रकार का विरल माध्यम हो गया, है कि नहीं, और यह मीडियम क्या हो गया, सघन माध्यम, डेंजर मीडियम हो गया, ठीक है। तो जो डेंजर मीडियम है, तो हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश डेंजर मीडियम में सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन वही जब डेंजर मीडियम से विरल मीडियम में, अर्थात कहने का मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो उस स्थिति में अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। तो यहाँ पर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ से ऐसे करके चला जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो कोण बना आपतन कोण I2 मान लेते हैं, और यहाँ पर अपवर्तन कोण कितना बना, R2। तो इस कंडीशन में जब हम लोग देख रहे हैं कि किरण जो आ रही थी, तो ऐसे तो जाना चाहिए था, लेकिन इस ग्लास की उपस्थिति के कारण मुड़ गया और ऐसे चला गया। तो अगर यह किरण को पीछे बढ़ाएंगे और दोनों किरण पर बात करेंगे, तो दोनों किरण आपस में पैरेलल होगी, आपस में क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ पर किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। हम इस रास्ते से न जाकर ऐसे इस रास्ते से, मान लेते इस रास्ते से न जाके इस रास्ते को बदल दिए और इस रास्ता से जाने लगे, और ये नहीं कि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जब क्रॉस नहीं कर रहा है, स्थान परिवर्तन करके दूसरा स्थान प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे विस्थापन को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसको लिखेंगे कैसे, कि जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसे ही वह सघन से विरल में जाती है तो उस कंडीशन में अभिलंब से वह दूर विचलित होती है। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि यह किरण एक दूसरे को
जाता है कि एक दूसरे को काटती नहीं है, सिर्फ क्या है, विस्थापित होती है, जिसे हम लोग पार्श्वी विस्थापन कहते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से कांच के स्लैब के ऊपरी सतह पर आपतित होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है और अपवर्तन के कारण यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही वह किरण स्लैब के निचले सिरे से होकर गुजरती है तो जैसे वह बाहर निकलती है, विरल माध्यम में जाती है, तो वहां पर पुनः अपवर्तन की घटना होती है और पुनः अपवर्तन की घटना में वह अभिलंब से दूर विचलित होती है। यहाँ पर विचलन न होकर सिर्फ विस्थापन होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट। यह डिस्प्लेसमेंट हो गया, शिफ्ट हो गया, इस स्थान से इस स्थान में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, माने पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, कोई दिक्कत है? सिंपल, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जब सघन रहती है तो जैसे वह से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर भागती है। इस कंडीशन में देखा जाता है कि वह क्या होता है, सिर्फ एक विस्थापन होता है, जिसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं क्रिटिकल एंगल पर, पार्श्विक विस्थापन पर आते हैं। सॉरी, क्रिटिकल एंगल पर होता है पार्श्विक विस्थापन नहीं, क्रांतिक कोण होता है। क्रिटिकल एंगल, क्या, क्रिटिकल एंगल पर हम लोग आते हैं। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं पूर्ण आंतरिक विस्थापन परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके पहले पूर्ण आंतरिक, पूर्ण नहीं दिख रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही रोचक चीज है। ठीक है, इसके कारण बहुत सी घटना होती है टोटल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कभी एक उदाहरण दे दे तो मजा आएगा। और जैसे आप लोग कभी गए होंगे रोड पर तो देखते होंगे कि वहां पर पानी है कुछ देर दूर पर, कभी कभी दिखाई देता होगा, रोड से कुछ दूरी पर जाते होंगे तो उस कंडीशन में आप लोग देखते होंगे कि वहां पर कुछ दूरी पर पानी है, लेकिन वहां पर जाने में पानी दिखाई नहीं देता है। वहां जाते हैं तो पानी दिखाई दे ही नहीं करता है। ठीक है, यह अधिक से अधिक घटना होता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मृग मरीचिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी इसी से रिलेटेड है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही रिलेटेड है। इसको अच्छी तरह से हम लोग को जानना पड़ेगा। ये है चीज क्या, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिन में, वहां पर गर्मी के दिन में क्या होता है कि कुछ दूरी पर पानी का झील दिखाई देता है। तो पानी का जो झील रहता है लेकिन वह वास्तविक नहीं रहता है, तो जानवर लोग क्या होता है, सोचता है कि वहां पानी का है झील और जाता है पानी के आस में, लेकिन वहां पहुंचता नहीं है क्योंकि वह झील दूर होते ही जाता है, तो वह कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह घटना जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो जो बनता है मृग मरीचिका, उसको कहते हैं, मरीचिका कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको बारे में जानने के लिए इसको हमको बेहतर से बेहतर समझना पड़ेगा। यह है चीज क्या, ठीक है, यह घटना बहुत ही रोचक है जो देखा जाता है अधिकतर। आप लोग इस प्रकार देखना है तो गर्मी के दिन में रोड पर देखिएगा, कुछ दूरी पर दूर दिखाई देगा आपको पानी का परत जैसा, लेकिन वहां पर दिखाई नहीं रहता, वहां पानी नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा घटना होता है। तो यह जो घटना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। चलते हैं इसको चित्र बना लेते हैं, चित्र बना करके इसको हम लोग समझेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग को समझ में
आएगी। देखिए इसके लिए हम इसको चित्र समझते हैं। तो यह हम मान लेते हैं एक लेयर, ठीक है। दो मीडियम को ये डिवाइड करता है, दो मीडियम को ये क्या कर रहा है, डिवाइड। एक मीडियम जो है ऊपर को हम मान लेते हैं क्या, एरर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम हो गया, ऊपर का मीडियम रेयर मीडियम, ठीक है। अर्थात इसको हम रेयर मीडियम, जिसको हम क्या कहेंगे, निर्वात भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको डेंजर मीडियम भी ले लेते हैं। ऊपर हो गया निर्वात और नीचे हो गया कोई सघन माध्यम ले लिए, ठीक है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल माध्यम सिंपल कैसे है और यह है क्या, तो विरल सघन माध्यम। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को जब हम लोग पहले भेजते थे यहाँ पर विरल माध्यम, आई हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो हम लोग प्रकाश को क्या करते थे कि सघन माध्यम से, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ले लिए, ठीक है। प्रकाश देखते थे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो विलंब की ओर मुड़ जाता है। ये ना जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम सघन से ही विरल माध्यम में गुजारते हैं। तो यहाँ से यह जो प्रकाश की किरण जो है, मान लेते यह आपतित किरण हो गया, ठीक है। ये आपतित किरण यहाँ पर आई बना लिए। जो आपतित किरण जो होगा, यहाँ जो कोण बनाएगा, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, जिसको आई से डिनोट करेंगे। तो आपतन कोण आई हो गया, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, लेकिन ऐसे यह नहीं जाएगा क्योंकि यह है सघन और यह है विरल, तो यह विलंब से दूर भागेगा, है कि नहीं। तो विलंब से यह क्या हो गया, दूर भाग गया। तो हम और दूर भगाते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं कितना दूर भागता है। तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते तो थोड़ा और दूर भागा, फिर और बढ़ाते थोड़ा ऐसा भागा। तो जितना हम दूर करते रहेंगे तो एक ऐसा अवस्था आएगा कि इसको दूर करने के क्रम में यह सतह से ही गुजरने लगेगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, पहला कंडीशन में यह विलंब से दूर भागा, इस किरण को और बढ़ा रहे हैं आपतन कोण का मान, तो यह अपवर्तित किरण जो है, जो अपवर्तन कोण R बनाया, अविलंब से दूर भागा। क्या हो गया, अविलंब से दूर भाग रहा है। अब और इसको बढ़ा रहे हैं तो देखिए कि एक ऐसा कंडीशन आया कि यह सतह से ही गुजरने लगा। मान लेते हैं पूरा कांच मीडियम हो गया, तो पूरा कांच निर्वात से प्रकाश इसमें कांच से प्रकाश इसमें जा रही है। तो देख रहे हैं कि प्रकाश को, किरण को हम मान बढ़ा रहे हैं सघन से विरल भेजने के क्रम में, तो यह दूर भाग रहा है। तो पहला कंडीशन में ऐसे गया, दूसरा कंडीशन में यह गया, दूसरा कंडीशन में। लेकिन और मान बढ़ा रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि यहाँ से और बढ़ा दिए तीसरा कंडीशन में, तो इसको सतह को छोड़ के किरण ऐसे ही गुजर जा रहा है। तीसरा कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पर यही सिंपल, यह मान लिया क्या जी, सिंपल हो गया कांच मीडियम। कांच मीडियम से प्रकाश को हम भेज रहे हैं, तो भेज रहे हैं तो यातन कोण बना रहा आई, तो यहाँ पर ऐसे अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। और बढ़ाएंगे तो और दूर भागेगा, और बढ़ाएंगे और दूर भागेगा। और बढ़ाने पर देखा जा रहा है कि इस सतह से क्या होने लग रहा है, गुजर रहा है। इससे थोड़ा सा भी मान हम बढ़ा रहे हैं, ये आपतित किरण का मान, आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा के यहाँ पर किए, तो यह सतह को छोड़कर सघन में ही गुजरने लगा। क्या होने लगा, सघन में ही गुजरने लगा। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ इसको हम चित्र ऐसे बना देते हैं थोड़ा साफ से कि यह हो गया नॉर्मल और यह हो गया सतह। इसके नीचे के सतह को डेंजर मीडियम और इसके ऊपर के सतह को क्या रेयर मीडियम, रेयर मीडियम कहेंगे। ठीक है, रेयर मीडियम कहेंगे। तो यहां से किरण क्या हो रहा है, पहला केस में यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो जा रहा तो यह अभिलंब से क्या हो गया, दूर विचलित हो गया। फिर इसका मान बढ़ाएं तो देखें कि यह सतह से ही गुजरने लगा। पहले ऐसे हो रहा था, यहाँ से ऐसे जा रहा था, अब यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो देख रहे हैं कि यह जो किरण ऐसे हो गया, इसके परपेंडिकुलर यहाँ की बात करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यह अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, यहाँ पर आर जो कोण बनेगा इससे तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, पक्का होगा। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान तो देख लिए कि 90 हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जैसे ही दूसरा केस से अब हम जा रहे हैं तीसरा केस में, तो तीसरा केस में जैसे ही गए ऐसे थोड़ा सा भी मान आपतन कोण का बढ़ा दिए। ठीक है, इसके बाद से थोड़ा सा भी हम मान को बढ़ा दिए तो इससे ही गुजरने लगा, सघने में गुजरने लगा। जो सघन माध्यम है ना इसी में गुजरने लगा, उधर गया है कि नहीं, इसी में गुजरने लगा। इसी घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको लिखिएगा कैसे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर विचलित होती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर विचलित होती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। तो उस एक ऐसा अवस्था आता है कि आपतन कोण की एक निश्चित स्थिति में अपवर्तित किरण संपर्की सतह से ही होकर गुजरने लगती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपतन कोण के इस मान से थोड़ा सा भी बढ़ाया जाता है मान को तो यह किरण संपर्की सतह को छोड़कर सघन माध्यम में ही गुजरने लगती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बना, यह जो एंगल बना यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से जो रिलेटेड कोण हुआ इसको हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगा, तो क्रांतिक कोण लिख देते हैं यहाँ पर, इसे ऐसे लिख लीजिएगा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। जस्ट हम दूसरा लैंग्वेज नहीं देंगे, जस्ट इसी प्रकार के लैंग्वेज होगा कि आप लोग याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल इसमें लिखिए क्रांतिक कोण में क्या, सिंपल क्या होगा इसमें कि यहाँ भी तो नॉर्मल वही होगा, यहाँ किरण जा रहा है संपर्की सतह से गुजरा और फिर जैसी कोण बढ़ाए तो नीचे आ गया। तो नीचे हमको नहीं लाना है, संपर्की सतह से ही गुजरना है। तो इस कंडीशन में ये जो कोण बनाना इसी को आपतन कोण कहेंगे। लेकिन जब संपर्की सतह में जाएगा तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ के जो कोण है ये आपतन कोण एक प्रकार के रियल में है। लेकिन जब यही किरण इस सतह से गुजरेगा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बनाते हुए गुजरेगा, तो इसको आपतन कोण, सिंपल आपतन कोण नहीं होगा, इस कोण को कहेंगे क्रांतिक कोण। अब सिंपल आपतन कोण ना करके उसको क्या कहा जाएगा, क्रांतिक कोण कहा जाएगा, जिसको आईसी से डिनोट किया जाएगा। क्या से, आईसी फॉर क्रिटिकल एंगल। क्या, क्रिटिकल एंगल। सिंपल इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। एक निश्चित स्थिति में अपवर्तन किरण सतह से ही गुजरने लगती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है।
तो 90 डिग्री हो जाता है। तो आपतन कोण के इस निश्चित मान को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यही क्रिटिकल एंगल हो गया। क्रिटिकल एंगल के लिए चित्र बना दीजिएगा, यह रेयर मीडियम हो गया, यह डेंजर मीडियम नीचे का, ठीक है। तो इसके बीच अब हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच हम लोग रिलेशन कुछ प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच क्या क्या रिलेशन होते हैं। उसके बाद आज के लिए इतना ही। आप लोग से यही आशा करेंगे कि आप लोग इस चैनल पर जुड़े और न्यू से न्यू स्टूडेंट को इसका लाभ दें, क्योंकि इसमें तो कोई शुल्क लगने वाली नहीं है। आप लोग जितना शेयर करिएगा उतना ही इस पर सब्सक्राइब का एरिया बढ़ेगा, और साथ ही साथ लाइक कमेंट आएगी तो हमको पढ़ाने में मज़ा और कुछ आएगा। जब तक आप लोग लाइक कमेंट नहीं करिएगा तो हमको पढ़ाने में रुचि थोड़ा उड़ जाएगी, फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग जितना स्टूडेंट मेरे पास है उतना तो आप लोग जुड़े हुए हैं ही, लेकिन आप लोग से कोशिश यही रहेगी कि आप लोग नए से नए स्टूडेंट को जोड़ें, नए से नए स्टूडेंट जोड़े, इसके बारे में जाने कि यह क्या है। बखूबी आप लोग बताया जाएगा, कुछ जिसमें प्रॉब्लम होगा तो उसमें और भी अच्छी तरह से आप लोग को डील कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब की स्थिति बढ़ाइएगा, तो हमको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।